हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया। इस बार हम लोग जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं पिक्चर में वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा रहता है? स्टेशनरी, एक जगह पे रुका हुआ रहता है, आगे नहीं बढ़ता। और उसके द्वारा क्या उल्टे सीधे इन्फ्लुएंसेस डेवलप हो रहे हैं, कैसे कैसे फोर्सेस पड़ रहे हैं, क्या क्या दुनियादारी उसके ऊपर पड़ रही है, ये सारी बातें हम लोगों ने उसके अंदर देखी थी। नेक्स्ट वाला चैप्टर जो अब हमको पढ़ने की बारी आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर की खास बात ये है कि यहाँ पे चार्जेस जो होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? एक जगह दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा गया था, इसका नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? हम फोर्सेस भी पढ़ेंगे, मोशन के साथ फोर्सेस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करता हूँ स्टार्ट। बताता हूँ सबसे पहले टॉपिक जिसके ऊपर हमको करनी है बात, वो है मैग्नेटिक फोर्सेस जब एक्शन में आ ही गई हैं, चार्जेस मूव करना शुरू कर ही दिए हैं, तो उन लोगों ने क्या डिफरेंसेस जनरेट किए हुए हैं, क्या डिफरेंस जनरेट किया। समझो, सिर्फ एक ही बात याद रखने की कोशिश करना है पूरी कहानी में। वैसे ही ये वन शॉट वीडियो है तो ज़्यादा इसके अंदर हम लोग स्ट्रेच करने वाले नहीं चीज़ों को। अगर हमारे मूव होते हुए चार्ज की वेलोसिटी एक सर्टन डायरेक्शन में, तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और म्यूचुअली थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। बस इतनी बात याद रखो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेविंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतनी बात याद रखने की कोशिश करने की, अगर मेरा चार्ज एक सर्टन डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी लेकर के चल रहा है, यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन रहेगा, करंट का ऐसे लगा हुआ रहेगा, आई टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो उसको लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझको यहाँ समझ में आया कि एक सर्टन डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर चलेगी तो एक सर्टन डायरेक्शन में उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा? फोर्स बनने वाला है। और ये तीनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। साधारण सी बात है, बस इतनी बात ध्यान में रखना है। तो ये जो फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलना शुरू कर देते हैं, सिंबल इसको लगा देते हैं एफ एम। कहीं ना कहीं इसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोला गया है। टेक्स्ट बुक्स के अंदर कहीं पे लॉरेंट्ज फोर्स लिखा रहेगा तो उसको देखकर भी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे दिखाई देने लगा है कि फोर्स जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है किसका? वी बार क्रॉस वी बार का। वर्चुअली परपेंडिकुलर सब एक दूसरे का, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, वी बार क्रॉस वी बार लिख देता हूँ, सिंपल सी बात। एक छोटी सी बात याद रखना है कि इस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके अंदर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज का इंटेंसिटी कितना है। 2 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, 100 कूलम, 200 कूलम, कुछ तो उसकी ताकत भी होगी, वो ताकत के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितना। तो फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो डिपेंड करता है कि चार्ज, दूसरा वी बार क्रॉस वी बार के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तब हम लोग इसका वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हटाना हो मुझको तो क्यू टाइम्स ऑफ वी वी, आगे मुझको लिखना पड़ जाएगा साइन थीटा। एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा लिखना पड़ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन 90, ठीक है। 90 हट जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू वी बी। बी अगर मुझको चाहिए रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी एफ अपॉन क्यू वी। मेजर किस में किया जाता है? दो तरीके से मेजर किया जाता है। टेस्ला में मेजर किया जाता है, गॉस में मेजर किया जाता है। एक टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। बस इतनी बात याद रखोगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तुमको शुरुआत में ही पता चल गया, ठीक है। अब ये चार्ज जो पड़ रहा है इसके ऊपर एक फोर्स तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी पड़ते रहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता हुआ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इसके ऊपर क्या बनते रहता है? फोर्स पड़ते रहता है। तो एक नज़रिए से मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर कितना टोटल फोर्स पड़ रहा है ये पता करने की कोशिश करता हूँ। टोटल फोर्स जो होगा जिसको मैं नेट फोर्स बोलूँगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स। ये था Q इंटू ई। अगर नहीं याद आ रहा तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी बताई थी, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो अगर मुझको F चाहिए रहेगा तो मैं लिख दूंगा E इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को परेशानी तो नहीं होगी, तो थोड़ा सा एक राउंड इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा शॉर्ट। प्लस एफ एम अभी मैंने निकाला, तो इसको अभी बार के लगा के रखते हैं सबके ऊपर, डायरेक्शन को नजरिया रखेंगे। क्यू ई इंटू क्यू टाइम्स ऑफ वी बार क्रॉस बी बार, ठीक है। क्यू क्यू कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा ई बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार। बस इतनी सी बात हम लोगों को इस केस में याद रखनी है, सिंपल है।
नेट फोर्स इसके ऊपर क्या पड़ रहा है। दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, पहली चीज़ पता चली। सेकंड चीज़, इस परपेंडिकुलर रिलेशनशिप से हमको किसकी वैल्यू निकल के मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी प्रोड्यूस करेगा। या समझो कभी तुमको फोर्स भी पता करना पड़ गया तो फोर्स भी पता कर लो, वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, इनका इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे हमको समझ में आ गया, तो दिख रहा था हमको डायरेक्टली। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वो है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होना शुरू हो गया, वो मूव करने लगा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप करने लगा। कहानी समझते हो ना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर अगर करंट लेकर के चल रहा है तो उसके अगल बगल क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बस ये चार्ज जब चलने लगा तो बेसिकली करंट लेके चल रहा है, क्या बनाया अपने अगल बगल, मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड पता करने का हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशनशिप बनाया और हम लोगों ने ये पता किया कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स पड़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिला करके कितना इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, तो बस मैग्नेटिक फोर्स की कहानी अभी मैंने तुम लोगों को जो डिराइव करके दिखाई, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। छोटी मोटी बात है इसके अंदर, इसकी यूनिट, इसके डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर मैंने वहीं पे तुमको डिराइव करवा दिया। द मैग्नेटिक फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बट दे कैन नेवर अफेक्ट द स्पीड। अभी इसके बारे में बात करता हूँ, समझाता हूँ मैं तुमको इसकी कहानी क्या है कि उसकी स्पीड को वो इफेक्ट क्यों नहीं कर सकता और उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, ये समझना है तो साइक्लोट्रॉन मोशन के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। चलो पीछे चलते हैं वापस से, हम लोगों को जो पता है अपन वैसे ही बात करेंगे। मैं बोलता हूँ अपनी वेलोसिटी ये है, मैं बोलता हूँ इस तरफ क्या पड़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है, और इस तरफ क्या डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। बस इतनी बात याद रखो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस केस में। अब मैं, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, एक डायरेक्शन के अंदर नीचे जा रहा है। यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया गया है आई, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कन्वेंशनल करंट की कहानी समझते हो तो समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है, और ये सब वेक्टर के फॉर्म में खड़े हुए हैं, दिखते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मेरा जो चार्ज है वो नीचे जाना चाहता है, सही बात है, पर मेरा जो फोर्स है वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और अंदर की तरफ खींचने की वजह से ये ऐसे जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या करना शुरू कर देगा, गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। तो मुझको लगता है कि इसकी क्या चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया इसका, डायरेक्शन चेंज हो। किसने चेंज किया इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ने चेंज किया। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या कर देता है, चार्ज का डायरेक्शन चेंज कर देता है। जिस भी दिशा में वो जा रहा होगा उसकी दिशा बदल देगा और उसको क्या करवाना शुरू कर देगा, घुमाना शुरू कर देगा। इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिसाइड करने वाला है बेसिकली कि कितना तेज है कितना स्लो चलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है वगैरह वगैरह वाली बात है, वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। बस मैग्नेटिक फोर्स मे नॉट चेंज द, मैग्नेटिक फोर्सेस में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज बट दे डू नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करते, किसको अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो टाइप का मोशन इसने दिखाना शुरू कर दिया यहाँ, इस मोशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं। इस मोशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन बोलने वाले हैं। सब लोग इसको पूछेंगे कि इसको सर्कुलर मोशन क्यों नहीं बोल रहे, गोल तो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये मोशन जो होता है ना वो ऐसे होता है, समझ में आ रहा है, वो फास्ट होने लगेगा, धीरे 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 गति पकड़ना शुरू करता है। इस वजह से इसको कैसा मोशन बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन मोशन बोला जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब साइक्लोट्रॉन मोशन की कहानी बस यहाँ पे अपने को मिलने वाली है। वहाँ जो फिगर मैंने बनाया, यहाँ जो फिगर बनाया, थोड़ा 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 आप लोगों को डिफरेंट लगेगा, पर मैं आपके नज़रिए से ही बना रहा हूँ उसको। ध्यान देना कि एक सर्टन डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, बार बार इसको कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो एक सर्टन डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड, सर्टन डायरेक्शन में उसका फोर्स पड़ रहा है, इस तरफ जाना चाहता था, जा नहीं पाया, फोर्स ने उसको घुमा दिया। ठीक है, इस तरफ जो फोर्स पड़ रहा है इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ने क्या करवा दिया, साइक्लोट्रॉन मोशन तो सर्कुलर ही है ना, एक नज़रिए से देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स भी है इस सर्कुलर मोशन का। इस सर्कुलर मोशन के अंदर वही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको मालूम है Q V बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। कंफ्यूज तो नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानती हो, V बार क्रॉस B बार हटाऊंगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा लगाऊंगा, साइन 90 कर दूंगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, काम खत्म हो गया। V ने V को काट दिया, यहाँ पे बच गया है Q, ये R वहाँ पे चले गया, B विल बी इक्वल टू M। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ पे बनना शुरू होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो है मोमेंटम। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला दिखता है मुझको mv इज इक्वल्स टू क्यू बी आर की तरह दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं आर लिखा रहेगा, कहीं कहीं बड़ा आर लिखा है बुक में, परेशान होने की जरूरत नहीं उसको लेकर के। ठीक है, तो m इंटू वी विल बी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम का वैल्यू क्यू बी आर। ठीक है, पहला फॉर्मूला बन गया। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे मैं किसका फाइंड आउट करूँगा, वेलोसिटी का फाइंड आउट करूँगा।
वेलोसिटी के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, एम बी इज इक्वल्स टू क्यू बी आर, जो मैंने डिराइव कर निकाला है। वी को एक साइड रख दो, इसको उस तरफ भेज दो, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम, हो गया बात खत्म। ठीक है, थर्ड फार्मूला मैं निकाल लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी का। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, मैं लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, मैं लिख दूंगा हाफ एम वी, वेलोसिटी मुझको अभी पता चली है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एम का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। इस वजह से ये कितना हो जाएगा, हाफ एम लिख दूंगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर में से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम। ये क्या बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो यार कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ डेरिवेशन वेरिएशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसमें से निकलते चले यार, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके रखोगी कैसे कैसे फाइंड आउट करते चले जाना, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, टाइम टाइम देखो बेसिक फॉर्मूला अपने को पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर पता करना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस गोल घूम रहा है, सर्कल बना रहा है, इसके लिए पूरी सरकमफरेंस 2 पाई आर। वेलोसिटी अभी अभी फाइंड आउट की, किधर गई, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम लिखने के वजह ऊपर लेके चले जाता हूँ, आर आर को काट देगा, आंसर बचेगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स ऑफ बी। ये क्या बन गया, टाइम पीरियड। पहली चीज़, छोटा सा और एक बात बता देता हूँ, चल जा चलो ठीक है। नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम। तो इसके लिए मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू टाइम्स ऑफ बी। क्यू बी ऊपर चले जाएगा और क्या छोड़ देगा, 2 पाई एम छोड़ दिया। ये क्या बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी। इतने फॉर्मूले साइक्लोट्रॉन मोशन के देखो 50 फॉर्मूले खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बन गए। 5 मिनट का भी काम नहीं। साइक्लोट्रॉन मोशन के ऊपर आप लोगों को अगर शॉर्ट नोट ही लिखने बोल दिया, क्वेश्चन ही पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, खत्म हो जाएगी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन मोशन का एक एप्लीकेशन भी है और वो एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ध्यान देना इस बात पे अभी। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। पार्टिकल एक्सेलरेटर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी चार्ज आयन को हम लोग हाई वेलोसिटी पे सब्जेक्ट करने वाले हैं, इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हम लोगों को बढ़ानी पड़ती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने के लिए। ये सब चीज़ें न्यूक्लियर लेवल पे जब हमको पढ़ना रहता है तो हमको चार्ज आयंस की वेलोसिटी, लेजर वेजर जिनकी उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये किस तरीके से काम करता है ये समझना है। ठीक है, इसको इमेजिन करने के लिए मैं तुम लोगों को एक अंदाज़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया ना, ये डिस्क जो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क अंदर से खाली है, ऊपर से ऐसे कवर है, नीचे से कवर है, अंदर से क्या है, खाली है। ये डिस्क को हमने इस तरफ से क्या लगा दिया है, एसी सप्लाई लगा दिया है। ध्यान रखो सिर्फ छोटी सी बात पे, एसी सप्लाई हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लगा दिया। अंदर मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल डाल दिया, कोई भी चार्ज का पार्टिकल इमेजिन कर लो कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ कैसा है फिर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को बोला जाता है डीज, इन दोनों को क्या बोला जाता है, डीज। ठीक है, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल करने वाली है, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल करने वाली है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ये क्या करने वाला है, इसको ये करने की कोशिश करेगा, अंदर के पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। कैसे एक्सेलरेट करेगा समझ में आता है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको क्या कर दिया, डाल दिया। अब मुझको लगता है कि ये कैसा चार्ज रखा है इसने, नेगेटिव चार्ज है। ये पार्टिकल खुद कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही मैं इसके अंदर एसी सप्लाई दूंगा, ये पार्टिकल इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, वो भी लीनियर भागेगा। ठीक है, ध्यान देना, सीधे भागेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागने वाला। कैसे भागेगा, स्ट्रेट भागने की कोशिश करेगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव वाला उसको धक्का मारेगा, नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो इस डायरेक्शन में आया, लेकिन मैंने तुम लोगों को बोला कि वेलोसिटी अगर उसकी एक डायरेक्शन में आ रही है, समझना अभी हमें पार्टिकल यहाँ रखना चाहिए था थोड़ा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर वेलोसिटी एक सर्टन डायरेक्शन में आ रही है तो फोर्स उसको क्या करवा देता है, गोल घूमने में मेजर कर देता है, मजबूर कर देता है। इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ते रहता है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पड़ते रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट और ये मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट क्या करेगा, इसको सीधा ट्रैवल नहीं करने देगा, इसको क्या करा देगा, थोड़ा सा गोल घुमा देगा। समझ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा क्या करवा देगा, गोल घुमा देगा। जब उसको वो गोल घुमा देने वाला है तो हम क्या करेंगे, इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव चार्ज को हटा देंगे और इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देंगे।
उल्टा कर देंगे, पोलैरिटी बदल देंगे। जैसे हम पोलैरिटी बदलते हैं ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, समझता है, नेगेटिव। अब ये पार्टिकल खुद पॉजिटिव है और यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आने की वजह से पॉजिटिव इसको क्या करेगा, बहुत जोर से रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इसको क्या करने वाला, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। पर ये सीधा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, कैसे ट्रैवल करने लगेगा, गोल ट्रैवल करने लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी भले ही सीधी जा रही है लेकिन ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली गोल ट्रैवल, राउंड ट्रैवल करने लगेगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करवाना शुरू कर देगा, गोल घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो मुझको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या दे रही है, दौड़ने की इंटेंसिटी दे रही है, चार्ज को थोड़ा थोड़ा क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रही है, वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ। तो ये कंटिन्यूसली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर खड़ा हुआ माइनस के साथ तो प्लस कर देगा, भागेगा जोर से। ये क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली स्विच करते रहता है, अंदर का चार्ज भागना शुरू कर देता है, इधर से उधर इधर से उधर, बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देगा, भागना स्टार्ट कर देगा और ये मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या बढ़ाने वाली है, वेलोसिटी को कंट्रोल करने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करने वाला है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला है। ये दोनों मिल करके कैसा मोशन दिखाने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन दिखाने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन मोशन के अंदर एक फिक्स्ड पाथ नहीं कवर करता, वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके पीछे मैंने तुम लोगों को ये जो फॉर्मूले करा दिए कि एक साइक्लोट्रॉन मोशन के अंदर अगर तुम कोई भी पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टाइम कितना लेगा, मोमेंटम कितना लेगा, वेलोसिटी कितना लेगा। ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का ही सारा का सारा एप्लीकेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी निकाली है, फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है, पिछले वाले केस में टाइम निकाला है, मोमेंटम निकाला हुआ है, सब कुछ यहाँ पे निकाला हुआ है। बस सेम ही चीज़ है, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन मोशन को ही पढ़ने में एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे इजी हो जाता है ना, डिराइव करना आसान हो जाता है। फिर वहाँ के डेरिवेशन को उठा के यहाँ पे लिख दो, बात खत्म हो गई। ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा होपफुली। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन डायरेक्शन, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर बनाता है साइक्लोट्रॉन मोशन, विच वी यूज्ड टू गेट अ चार्ज आयन टू अ हाई वेलोसिटी इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स। समझा, सिंपल है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका क्या मतलब हो। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो अभी पढ़ लिया था हमने। एक चार्ज पार्टिकल है, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी रखता है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है। सही है, अभी तो पढ़ा था 2 मिनट पहले, बराबर बोल रहा हूँ, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे कि अब फोर्स पढ़ने की बारी क्यों आ गई। तुम लोगों ने फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है, Q इंटू वी बार क्रॉस वी बार। प्रैक्टिकली डालने का टाइम आएगा तो ये Q का क्या करते बैठोगे, कहाँ चार्ज पता करते बैठोगे। इस वजह से हम लोगों को एक डिराइव्ड फार्मूला बनाना पड़ता है जो हम हमारे हिसाब से काम। देखो अभी इसका जो आंसर निकलेगा ना तो समझ में आएगा कि क्यों चेंज किया इसको। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बना के रुक जाओ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला या तो चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू कैन बी रिटन एज I इंटू टी, पहली चीज़। ठीक, क्यू की जगह पे I इंटू टी लिखा जाता है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी कैन बी डिस्प्लेसमेंट, ये कंडक्टर की लेंथ, यहाँ से चार्ज भागना शुरू किया रहेगा, यहाँ तक आ गया कंडक्टर की लेंथ, तो मैं इसको लिख लूँगा L डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, टी कैन बी रिटन एज L डिवाइडेड बाई वी। ये बात मुझको यहाँ पे समझ में आ गई। ये टी की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो Q विल बी इक्वल टू I टाइम्स ऑफ टी की जगह पे क्या लिख उठेगा, L डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, L डिवाइडेड बाई वी लिख देता हूँ। अभी Q को उठा करके मैं कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, F इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, वी बी साइन थीटा लिख दूंगा, फिर से जानते ही हो थीटा इस केस में 90 अगर नहीं रहा कभी गलती से थोड़ा कम ज़्यादा रहा तो वहाँ पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, तब जाके हमको उसकी बात समझ में आती है। ठीक है, ये वी ने वी को काट दिया, यहाँ पे मुझको मिला है I B L साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मुझको मिला है I B L साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले डेरिवेशंस के अंदर यही काम करने वाला है। साइन थीटा अभी मैं लगा के रख रहा हूँ, कभी गलती से मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एंगल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है अगर, तो हमको थीटा लिखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 90 रहेगा, परपेंडिकुलर ही खड़ा होने की कोशिश करता तो कोई गड़बड़ इसमें नहीं होती। समझ में आ गया। अब मैंने क्या खास बात बताई, क्यों कहाँ फाइंड, देखो अभी करंट फाइंड आउट करना है, करंट फटाक से पता चल जाएगा। लेंथ कंडक्टर की जानते ही हो, माप लोगे, स्केल उठाओगे माप लोगे। मैग्नेटिक फील्ड पता की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी मेजर करने के तरीके। ये 3 वैल्यू जानते हैं, अपने को फोर्स पता चल जाएगा। इस केस में अपन वेलोसिटी पता करें पार्टिकल की, उसके बाद हम लोग फिर चार्ज कितना है उसके अंदर वो पता, चार्ज पता करने के लिए फिर करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने टाइम में बहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो घूम घुमा के वही बात हो जाती है, आसानी से करंट ही डायरेक्ट सब्सटीट्यूट अगर हम कर दें कम बन जाएगा। इस वजह से स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में इस तरीके से ये काम करता है। सही है, चले। अगर मुझको ये हटाना हो तो I को ऐसे नहीं, इसको मैं B बार क्रॉस L बार लिख सकता हूँ। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, F इज इक्वल्स टू I B L N कैप लिखा हुआ होगा। ये जहाँ जहाँ वेक्टर के हिसाब से वहाँ n कैप या फिर एंगल के हिसाब से समझना होगा, तो ये इस तरीके से काम करता है। समझता है, ये तीनों फॉर्मूले हमको सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर तुम्हारा कंडक्टर सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो तुम क्या करोगे,
अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी तो लेंथ हमने एल पकड़ ली, टेढ़ा मेढ़ा तो क्या करोगे, अगर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर हो ऐसे ऐसे गया हो, इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करोगे तो वो सीधा ही होता है, छोटा सा हिस्सा, छोटे 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 हिस्से, एक पूरे सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता है। उस छोटे से हिस्से को कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल है, ठीक है। हमको अभी अभी फॉर्मूला मिला है एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन ऑफ थीटा। मॉडिफाई करने से हमको पता चलता है दैट विल बिकम आई डी एल इंटू बी। कैसे, एल के जगह पे मैं डी एल लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पूरी लेंथ नहीं कंसिडर कर पाऊंगा, आर्बिट्रेरी शेप टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो एक छोटा सा एलिमेंट ही कंसिडर कर पाऊंगा लेंथ का, उसको मैं डी एल बोल देता हूँ, उसको मैंने बार लगा दिया क्योंकि मैंने साइन थीटा हटा दिया। बी बार मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है उसकी हिसाब से, और यहाँ पे मुझको आई लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझको लिखना चाहिए आई डी एल इंटू बी, ठीक है। ये क्या दे देगा मुझको, अगर छोटा सा एलिमेंट डी है तो मुझको छोटा सा ही फोर्स जो वो छोटा सा एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वही पता चलेगा, समझ डी एफ। तो मुझको तो पूरा का पूरा फोर्स चाहिए ना, मुझको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे के सारे एफ को। अगर मैं इंटीग्रेट करना चालू कर दूंगा, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखूंगा आई डी एल बार क्रॉस बी बार, आई तो निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होने वाला, लेंथ का, क्योंकि लेंथ ही इसकी टेढ़ी मेढ़ी है, एक छोटा सा लेंथ इधर, फिर एक छोटा लेंथ, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट और, ऐसे ये एलिमेंट ये छोटा छोटा डी एल, फिर ये डी एल, फिर ये डी एल, फिर ये डी एल, ऐसे हम लोग सब डी एल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से क्रॉस जो भी उसका आंसर आएगा दैट विल गिव मी एफ। ये हो गया अगर एक आर्बिट्रेरली शेप्ड वायर है तो। अगर ये आर्बिट्रेरली शेप्ड वायर एक लूप बना लेती है, लूप बना लेती है मतलब पूरा घूम के वापस जगह पे आ जाती है, बैटरी के पास लूप बना लेती है, सर्किट बना लेती है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा, दैट विल बिकम आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू बी। सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बस इंटीग्रेशन पे लूप वाली साइन लग जाएगी जो ये बताने की कोशिश करेगी कि पूरी सर्किट को हमने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क में थोड़ा परेशान हो गए पर कोई बात नहीं, अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एकदम मस्त लेवल पे। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये बीच में डाला मैंने मेरी कॉइल, ठीक है। अब ये कॉइल जो बीच में से जा रही है ये कंडक्टर, ये बेसिकली सही है, और ये कंडक्टर जो है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पिछले वाले सारे डेरिवेशन हम लोगों को फोर्स और ये साइक्लोट्रॉन मोशन के बारे में तो नहीं, पर इसके पिछले वाले केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे पहला वाला ही एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो वहाँ पे तो अपना काम बन गया। अब हमको ये पता करने की वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है। टॉर्क एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो टॉर्क को समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लूप को नाम दे देता हूँ, क्योंकि बहुत गोल गोल घुमा हुआ है ना, तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेट पार्ट को कंसिडर करूँगा, ऐसे 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 और नीचे वाले को, इसको मैं नाम दे दूंगा ए बी, इसको मैं नाम दे दूंगा बी सी, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ सी डी, और इसका नाम ऑटोमेटिकली बन जाएगा ए डी। बीच में से टूटा हुआ है पर समझ लो कि छोटा सा एरिया, ठीक है। इसको यहाँ बड़ा दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपन इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो समझते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। मैं क्या बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, और एफ का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला, दैट वाज आई बी एल साइन ऑफ थीटा, और बी और एल के बीच के अंदर कितना थीटा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए मुझको, फिर बी बार क्रॉस एल बार लिखना पड़ेगा अगर मैं साइन थीटा हटाता हूँ। मतलब ये थीटा जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के डायरेक्शन में है, और लेंथ के डायरेक्शन को अपने को स्पेसिफाई करने के लिए ऐसे 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 और ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। अब साइड बी सी की बात कर लेते हैं, साइड बी सी की बात करें, मैं रब करते चलूँगा, ठीक है। फोर्स ऑफ साइड बी सी, और मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा कि वो क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग उसको कॉपी कर लेना। तो फोर्स ऑफ साइड बी सी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई बी एल साइन ऑफ थीटा। पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और उसकी लेंथ भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में आगे आ रहा है, ठीक है, सब कुछ इसी डायरेक्शन में। इस वजह से दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 0, ठीक है। बी और एल के बीच का एंगल बन रहा है 0, फोर्स बिटवीन बी सी विल बिकम 0, तो फोर्स बिटवीन बी सी मुझको मिल गया 0। हटा दो, समझ गया ना, नहीं होता 2 मिनट रिवाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसे फोर्स बिटवीन ए डी की बात कर लेता हूँ। ए डी को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल, चलो आई बी डी एल साइन थीटा लिखना चाहिए मुझको, ठीक है, कोई बात नहीं, लेंथ को लेंथ की कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके बीच का एंगल बन रहा है 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री फिर तुमको 0 दे देगा। और फोर्स ऑन साइड ए डी भी कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, दैट विल बिकम 0, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, ए बी की बात करते हैं। फोर्स ऑन साइड ए बी विल बी इक्वल टू आई बी, कहीं कहीं लिखा हुआ है डी एल साइन थीटा, कहीं कहीं लिखा है एल साइन थीटा। डी एल मतलब एक छोटी सी हिस्से को कंसिडर करो, इतना सा हिस्सा कंसिडर करो उसका,
चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा भी कर सकते हो। फिलहाल इंटीग्रेट वगैरह करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो क्या कर देगा, इसको डीएफ बना देगा, पर ठीक है अपन इसको भी समझ के चलते हैं। फिलहाल सिर्फ अपने को एंगल से मतलब है। मुझको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू आई बी एल, लिख देता हूँ आई बी एल, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं सी डी पे भी लगाने की कोशिश करूँ, वो भी तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फोर्स ऑन ए बी कितना बन गया, आई बी एल बन गया, और फोर्स ऑन सी डी कितना बन गया, वो भी सेम टू सेम ही बनेगा, आई बी एल ही बनने वाला है। अगर एंगल का नज़रिया देखोगे तो ये तुमको नेगेटिव मिलेगा, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ सी डी। एंगल वहाँ पे अगर लगाओगे, चेक करोगे ना, तो ये तुमको ऐसा मिलने वाला है, और फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस बात को साबित करके दिखाओ, ठीक है। इसको मैंने ऐसे दिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, समझो, ये ऐसे रखा हुआ तुम्हारे सामने, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया तो तुम फ्रंट व्यू से देखने लगे। फ्रंट व्यू से जब तुम देखने लगोगे तो तुमको एक लाइन दिखाई देगी ऐसी, ए और डी, इतना तो इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ए और डी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये फोर्स जो है मुझको नीचे के डायरेक्शन में मिलेगा, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल ही लगाता हूँ तो ये फोर्स मुझको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। दोनों फोर्स मुझको लग रहे हैं कि कैसे डायरेक्शन में है, सी डी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि नेट फोर्स जो पड़ रहा है वो कितना है, 0 है, कोई दबाव नहीं पड़ रहा, घूम जा रहा है वो, ठीक है। पर ये जो बन गई है कहानी, ये बन गया है अब एक डाइपोल बन गया है। कैसा डाइपोल बन गया है, एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है इन लोगों ने मिलकर बना लिया है कपल। कपल काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मैग्नेटिक डाइपोल होएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, रोटेशन चालू हो गया, इसका मतलब है कि अब फोर्स की बात करना कम कर देंगे, किसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे, टॉर्क की बात करना चालू कर देंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है, टॉर्क पड़ने वाला, ठीक है। अब समझो कि ये घूमना शुरू कर देता है, तो ये लूप ऐसे घूम जाएगा, ए डी, पहले ये लूप ऐसे सीधा था, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को मैंने ऐसे घुमा दिया, मेरे को नीचे का आर्म दिखने लगा, नीचे का आर्म, अब ये पूरा लूप ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा एडी वाली साइड। तो एडी वाली साइड इमेजिन कर लो थोड़ा सा घूम गई है, तो इसने क्या बना लिया है, इसने एक सर्टन एंगल बना लिया है ऐसा, ठीक है, इसने एक एंगल बना लिया है, उसको मैं बोलता हूँ थीटा, एंगल बना लिया थीटा। एक थीटा जब ये एंगल बना लेता है तो इसके अंदर क्या होने लगता है, इसका खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट बनना शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से भी तो करंट बह रहा है, कॉइल के अंदर से भी करंट जा रहा है, और करंट जा रहा है तो अपना क्या बना प्रोड्यूस करने लगेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा कहानी बढ़ाने वाला हूँ आगे। कैसे, मैं इसको ऐसे 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 नीचे और इसको ऐसे 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 यहाँ पे ला लेता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये ऊपर वाले एंगल में ये भी क्या बन गया, वापस से थीटा बन गया। मैं इसके ऊपर लॉजिक लगा लेता हूँ साइन थीटा का, साइन थीटा को ध्यान से देखना। अब मैं ऐसा इमेजिन करूँगा कि ये जो एडी की लंबाई है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, ए, इस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ पी, मैं साइन थीटा लिखूंगा दैट विल बी अपोजिट साइड दैट इज ए पी अपॉन द हाइपोटेनस ए डी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ए। तो अगर ए पी का वैल्यू मुझको चाहिए होगा तो आई कैन राइट इट एज ए साइन थीटा, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा, ठीक है। अब ए पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आर्म है मेरा, इसको मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा, मोमेंट आर्म बोलना चालू कर दूंगा। ध्यान देना, मोमेंट आर्म दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। रोटेशनल अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो फिर गड़बड़ होगी यहाँ पे थोड़ी सी। सीधी भाषा में ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इसके कंपोनेंट से इसके बीच का डिस्टेंस, इधर होना चाहिए था ना, ये डिस्टेंस बता रही मेरे इस फोर्स और इस फोर्स के कंपोनेंट के बीच में। तो इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे हम लोग, मैग्नेटिक आर्म बोलना है, मोमेंट आर्म बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमको टॉर्क कभी पता करना होता है तो हमको फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करना रहता है। किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, मोमेंट आर्म से। फोर्स तो हमको दोनों जगह एक ही मिल रहा है, कितना है, आई बी एल, ठीक है, और मोमेंट आर्म मुझको मिला है ए साइन थीटा। ध्यान दो, ये बन गया मेरा टाउ, टाउ विल बी इक्वल टू आई बी एल ए साइन ऑफ थीटा। एल इज द लेंथ, एल क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, ए उसकी विड्थ है, तो लेंथ इंटू ए मिलके क्या बना लेने वाले हैं, एरिया। आई बी ए, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा। अगर सिर्फ एक ही लूप है तो ये चलेगा, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन ऑफ थीटा। देखो अभी और बढ़ने वाला है आगे, अभी रुकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, एन आई बी ए इंटू साइन थीटा।
ठीक है, NIBA इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है हमको कि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, मैं इसको लिखूँगा NIA इंटू बी साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर बना लूँगा 1। वी नो, हमको एक चीज़ पता है कि NIA जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद रखना पड़ेगा अच्छा, इसका और कोई इलाज नहीं है, याद नहीं किया होगा टाइम पे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले का हमको फिर से काम पड़ने वाला है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा लिखा जा सकता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। और टॉर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? सबसे बेस्ट कहानी किसकी? मोबिल कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मोबिल कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो इसका बेस्ट इन क्लास एप्लीकेशन है तो बेसिकली ये मोटर जैसा ही ना, नॉर्थ साउथ बीच में से कॉइल जा रही है। क्या था गैल्वेनोमीटर का काम? क्या था? गैल्वेनोमीटर का काम था करंट सेंसिटिव करना। कितना? 1 मिली एम्पियर तक ये सह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे लगाओगे तो ये जल जाएगा, भस्म हो जाएगा डायरेक्टली। इसके आगे इसको करंट दे दिया तो अब ये मोटर जो होती है जब इसको करंट दिया जाता है चेक करने के लिए कि कितना करंट है, याद है ना कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसा हुआ करता था। मेरे पास डायग्राम नहीं है अभी उसका। पॉइंटर लगा होता है उसके ऊपर, ये पॉइंटर एक कॉइल को अटैच्ड होता है। कॉइल जो होती है दो मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड होती है। जब करंट दोगे कॉइल को तो कॉइल घूमना शुरू करेगी, कॉइल घूमेगी, ये पॉइंटर लेफ्ट राइट होने लगेगा। क्या बताता है ये? करंट बताता है। पर कितना बता सकता है? 1 मिली एम्पियर तक का करंट बता सकता है। अब ये कॉइल ज़्यादा नहीं घूमे, पूरा नाच के 180 डिग्री ना बना दे, इसके लिए इसके नीचे लगाई जाती है एक स्प्रिंग, जो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालते रहती है। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है घूमते समय, जो टॉर्क वो प्रोड्यूस करता है, स्प्रिंग उस टॉर्क को क्या करती है? वापस जगह पे लेकर के आती है। तो स्प्रिंग लगाती है हमारी रिस्टोरिंग टॉर्क। सही लिखा? रिस्टोरिंग, हाँ स्पेलिंग देख के ही भरोसा उठ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है हमारी स्प्रिंग, उतना लगाती है जितना उसके अंदर क्या होता रहता है? टॉर्क प्रोड्यूस होते रहता है। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क पता करना है तो हमको पता करना पड़ेगा कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फाई हमको बताता है कितना डिफ्लेक्शन उसके अंदर हुआ है। दूसरा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्प्रिंग कितना मजबूत है, तो उसको चेक करने का तरीका है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट से। अगर हम पूरा रिस्टोरिंग टॉर्क पता करना चाहते हैं तो वो हो जाने वाला है के फाई इज इक्वल्स टू टॉर्क हमारा पीछे ही हमको मिला है NBIA। साइन थीटा नहीं लगाया, क्यों? साइन 90 हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री है तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ही जूम करके चलेंगे। तो डिफ्लेक्शन पूरा पता करना है तो मैं लिख दूंगा NIBA डिवाइडेड बाय के। ओके, और NIA को अलग कर लिया, B को अलग कर लिया, K को डिनोमिनेटर में डाल दिया। इसकी जगह पे लिखा जा सकता है म्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई के, दैट कैन बी रिटन एज फाई। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बता दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे जुगाड़ लगा के इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जा सकता है। सिंपल है, देख देखे बाइट से वाट्स ला, बाइट से वाट बीच में आया और धरती हिलाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, एक कंडक्टर है, करंट लेके जा रहा है चुपचाप। इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्या करवा रहा है? रोटेशन मोशन करवा रहा है। उसके बाद क्या प्रोड्यूस करवाया इसने? टॉर्क प्रोड्यूस करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। पर बड़ा सवाल इसके अंदर अभी ये है कि हम लोग माप रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल मेजर कर रहे हैं कि उसके अगल बगल कितनी डेवलप हुई। मैं तुमसे एक साधारण सवाल पूछ लूँ कि एक कंडक्टर है और इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? ये बताने के लिए हमारे पास कहानी में कौन आए? बायट सेवर्ट भैया आए। बायट सेवर्ट भैया ने बोला कि हम तुमको बताएंगे कि अगर एक कंडक्टर किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, तो इस रैंडमली शेप्ड कंडक्टर के अगल बगल एक पॉइंट P अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो इस पॉइंट P के ऊपर कितना, जो R डिस्टेंस दूर है इधर से, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको पता करने का फॉर्मूला उन्होंने क्या किया? जाहिर किया है। उन्होंने क्या बताया कि क्या हो रहा है बेसिकली कि एक आर्बिट्ररी शेप्ड वायर है जिसका हम एक करंट एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं DL, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं पॉइंट P। और ये हमारे कंडक्टर से निकलने वाली टेंजेंट, या फिर ऐसे कर्व जा रहा होगा ना, तो कर्व से एक टेंजेंट बना दें तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को नाम दे देंगे थीटा। और ये जो पॉइंट है ये मेरे उस एलिमेंट से कितना दूर है? R पोजिशन वेक्टर के हिसाब से R बार या फिर R डिस्टेंस दूर है। ठीक है, इतनी दूरी पे जो खड़ा हुआ है तो इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये बताओ।
तो उन्होंने बताया अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर आप लोगों को चेक करना है तो दैट विल बिकम म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, थीटा एंगल, ठीक है, आर की वैल्यू इसके बीच का डिस्टेंस, बाकी सब तो करंट उसके अंदर से कितना बह रहा है, और ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है, बस इतना ही हमको ध्यान देना रहेगा इस बात, ठीक है। तो ये डी बी जो मुझको मिला हुआ है यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट के हाथों कितना प्रोड्यूस हुआ है ये पता चले, इसके पीछे भी एक एलिमेंट होगा, फिर उसके पीछे भी एक एलिमेंट होगा वो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके पीछे भी एक एलिमेंट होगा वो भी प्रोड्यूस, तो पूरा कंडक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये पता करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस डीबी को, इस डीबी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बायोट सावर्ट लॉ इधर ही आके रुक गए, उन्होंने बोला रुको अभी ये जो इंटीग्रेशन है दिस डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वायर, जो वायर तुमने धर रखी है हाथ में उस वायर का शेप कैसा है, जो कंडक्टर तुमने पकड़ रखा है हाथ में उसका शेप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन कैसे काम करने वाला। तो कंडक्टर का शेप जब जब बदलता रहेगा तब तक उसके हिसाब से इंटीग्रेशन चलता रहेगा, सिंपल है, ठीक है। तो कंडक्टर का शेप बदलना शुरू कर देते हैं, सबसे पहला शेप पकड़ लेते हैं, जब कंडक्टर को रखते हैं एकदम सीधा, ठीक है, कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कंडक्टर एकदम सीधा है, स्ट्रेट, और एक पॉइंट पी है जो कितना दूर है, ऑब्वियसली इधर मैंने करंट एलिमेंट पकड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, अगर स्ट्रेट 90 डिग्री पकड़ लूंगा गड़बड़ हो जाए, करंट एलिमेंट मेरा इधर है, इधर से ये कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से आर, और इसको मैं एल छोटा सा चलो इसको एल कंसिडर करूँगा, पूरा कंडक्टर की लेंथ जब लेने की बारी आएगी तो मैं एल कंसिडर कर लेने वाला हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये अपर हाफ वाला रीजन है, ऊपर वाला, ऐसा ही एक छोटा सा एलिमेंट मैं नीचे भी कंसिडर कर लेता हूँ डी एल इसके अंदर, और ये भी इसी पॉइंट पे उतने ही डिस्टेंस दूर पे क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अगर मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझको इसके हाथों की गई छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करते चलना पड़ेगा ऐसे बीच बीच में सबके, ठीक है, लेकिन इधर से भी इंटीग्रेट करते आ रहा हूँ, ऊपर से भी इंटीग्रेट करते आ रहा हूँ, क्योंकि आर डिस्टेंस फिर कम 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 होते होते बीच में पड़ेगा, तो इसके लिए मैं डी बी लिखने के बजाय क्या लिखता हूँ, टू लिखता हूँ, इस तरफ से भी आ रहा हूँ उस तरफ से भी आ रहा हूँ, दोनों एलिमेंट्स का मैंने क्या रखा है यहाँ पे कंसिडरेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, लो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन यहाँ पे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, बस इतना ही रखूँगा, छोटी मोटी बातें यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये एंगल क्या है मेरा, थीटा, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये भी एंगल क्या बन गया मेरा, थीटा बन गया, ये एंगल जैसे ही थीटा बना ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे तो 90 डिग्री बैठा हुआ है, ये वैल्यू आर, ये वैल्यू को मैंने ले लिया एल, और ये वैल्यू को मैं नीचे वाले पकड़ ले रहा हूँ आर, तो जहाँ पे आर स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सबसे पहली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ठीक है। अगला मैं लगा देता हूँ साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ, साइन थीटा में देखो अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड लगा दिया, ओके, हाँ एंगल यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा अपने को थीटा, तो साइन थीटा हम लोगों को क्या हो जाने वाला, साइन थीटा विल बिकम आर अपॉन छोटा वाला आर, ठीक है, तो दैट आर विल बी डिवाइडेड बाय ये छोटे वाले आर की वैल्यू अगर रूट में लगा देता हूँ दैट विल बी एल स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, जहाँ पे साइन थीटा आ रहा है वहाँ पे हम ये कर्म करने वाले हैं, वहाँ पे हम ये काम करने वाले हैं। अब ये काम मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये सारी वैल्यूज को उठा के मुझको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई को वैसे ही रहने दो, डी एल को वैसे ही रहने दो, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर पहले से खड़ा है इसकी जगह पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को वैसे रहने दो, म्यू 0 को बाहर निकाल लो, आई को बाहर निकाल लो, 4 पाई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैसे ही रहने दो, अंदर रखा हुआ है आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इधर से कितना है 0, और आगे बढ़ते हुए जा रहा है कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इंटीग्रेशन मेरा चलने वाला है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर चलेगा इन्फिनिटी के बीच में, 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर चल रहा है, आर को भी खड़ा कर लेते हैं बाहर निकल के, जरूरत है ना, काम चल जाएगा अपना आर के बिना भी, तो 2 म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, मैंने आर को निकाल के बाहर खड़ा कर लिया, इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में किसको, 1 अपॉन अंडर रूट भी नहीं लगाऊंगा, ऐसे लिखूंगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ड टू 3/2, रेस्ड टू 3/2, क्योंकि देखो रेस्ड टू 1 और इसको लिखा जा सकता है रेस्ड टू हाफ और 1 मिलके मिल जाएगा 3/2, ठीक है, रेस्ड टू 3/2 लिख दूंगा, ठीक है, ये सारा का सारा इंटीग्रेशन कर दूंगा,
ये 2 इसको क्या कर देगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई बना देने वाला है, ठीक है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई। और मुझको लगता है कि सारा का सारा इंटीग्रेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो एक आर बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा मेरे पास एक आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर को काट देगा, आंसर मेरा बन जाने वाला है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, बड़ा वाला आर है। ये बन गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड, बन गई स्ट्रेट कंडक्टर में उस पॉइंट पे। सिंपल है, मैच कर रहा है क्या, कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, जब तुम लोग ये लगाते रहोगे तो जहाँ पे 0 आने वाला है तो L की जगह पे ये DL की वजह से ऊपर L बनने वाला है। हम लोग किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, हम पूरे DL को इंटीग्रेट करेंगे, DL अंदर बचाओ, DL को इंटीग्रेट करोगे, पहली बात तो आंसर तुम्हारा देगा L आंसर दोगे, एक बार L की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट होगा, एक बार L की जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट, काट छाट नीचे भी जब L की जगह पे 0 होगा, रेस टू 3/2 काट वाट के तुमको लास्ट में इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं बताने लगूंगा तो तुम्हारा और टाइम कंज्यूम हो जाएगा, पर प्रोसेस मैंने तुम लोगों को समझा दिया कैसे काम करता है। नेक्स्ट वाला देख लो, इसको 2 मिनट रोकेंगे क्योंकि ये लिंक को तोड़ देगा अपने, ठीक है। तो कंडक्टर का शेप वहाँ पे कैसा था, स्ट्रेट था, और एक पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो पूछ लिया। अब इस कंडक्टर को मैंने क्या कर लिया, इसके शेप को पहले तो समझ लो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली खड़ा कर लिया और इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, तो भी तो एक ही बात पूछ रहा हूँ, खड़ा है तो बगल में कैसा, ऊपर है तो नीचे कितना, वही करेंगे ना हम। यहाँ पे फिर से DL ले लेंगे और यहाँ पे फिर से क्या ले लेंगे, DL ले लेंगे, इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, फिर से हमको वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। पर कंडक्टर का शेप इस बार चेंज हो जाएगा, कंडक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टली तो खड़ा भी है पर स्टाइल क्या कर दिया, इसको कर्व कर दिया है और बीच में इसने क्या एंगल बना लिया है, थीटा। शुरुआत में इसका एंगल था 0, यहाँ पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री 60 डिग्री जो भी एंगल इसने बना लिया होगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एक छोटा सा एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ DL, एंगल कितना 90 डिग्री, डिस्टेंस क्या है यहाँ से R बार, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बुक के अंदर की तरफ जा रही है dV टाइम्स, ठीक है। मुझको क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सारी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं B को इंटीग्रेट करने वाला हूँ किससे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I DL, यहाँ पे लिख दूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R विल बी द डिस्टेंस, डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। उसको लगता है कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई से कोई मतलब नहीं होगा, I से कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, DL का, साइन थीटा बन जाएगा साइन 90, एंगल देख लो बीच का 90 डिग्री है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, आइडियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बैठा हुआ है मेरे पास, R का स्क्वायर बैठा हुआ है। DL के साथ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। हम लोगों को हमेशा से एक फॉर्मूला मालूम है सर्कल का, L इज इक्वल्स टू R थीटा, तो DL विल बी इक्वल टू R D थीटा, L इज इक्वल्स टू R थीटा, आर्क का फॉर्मूला है 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाया गया था, L अपॉन R इज इक्वल्स टू थीटा। जो भी आर्क होता है, जो भी हमारा सर्कल आर्क बना रहा होता है, ये आर्क की लेंथ और इसका रेडियस का जो रेशियो होता है L अपॉन R का, दैट इज एक्चुअली अपना एंगल थीटा। नहीं याद हो तो याद कर लो यहाँ पे, तो L इज इक्वल्स टू R थीटा होता है, DL की जगह पे लिखा जा सकता है DR थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I, DL की जगह पे भी लिखूंगा मैं R D थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R ने R को लिपटा दिया, I की वजह से R निकल के बाहर खड़ा हो गया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई वैसे के वैसे ही छूटा। इंटीग्रेट कर देंगे सारे छोटे छोटे थीटा को, कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर के थीटा के बीच में, इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा मैक्सिमम एंगल तक चलेगा, 0 से थीटा के बीच में डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे आंसर ही थीटा हो जाएगा। तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R, तो थीटा विल बिकम द टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही, समझता है, इजी है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है। अभी क्या हुआ, कंडक्टर पहले केस में सीधा था और इधर कितना प्रोड्यूस करा, कंडक्टर ऊपर गया और घूम गया, घूम के यहाँ कितना प्रोड्यूस करा। अब मैं तुमको पीछे एक बात बतानी रहेगी यार, अगर समझो कि ये थीटा जो है, समझो ये आर्क ना कंसिडर करते हुए अपन इसको पूरा सर्कल कंसिडर करें, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बन जाएगा अपना 2 पाई, ठीक है, थीटा बन जाएगा 2 पाई। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 पाई, तो पाई पाई को काट देगा, 2 को काट देगा, आंसर बच जाएगा म्यू 0 I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R। अगर पूरे सर्कल को कर लिया तो, पूरे सर्कल को अगर ये देख लिया तो, पूरा सर्कल अपने सेंटर पे, एक भी डेरिवेशन ऐसा भी तुमसे बहुत जोश में आ जाएगा तो पूछ लेगा, आर्क का तो पूछे ही, पूरा सर्कल सेंटर पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये अगर पूछ लिया तो बस यही पूरा करना है, थीटा की जगह पे कितना लिख देना है, 2 पाई लिख देना है, 2 पाई लिख करके काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को वहाँ पे क्या समझ में आया था, पहले स्ट्रेट कंडक्टर समझाया मैंने तुमको, स्ट्रेट कंडक्टर कर्व हो गया तो समझाया, फिर अभी कर्व कंडक्टर अगर पूरा सर्कल बना ले रहा है तो सर्कल के सेंटर पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये समझ में आया। अब सर्कल ने अपने सेंटर पे कितना प्रोड्यूस किया तो समझा, पर ये सर्कल जेड एक्सिस पे बाहर की तरफ कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये सर्कल अपने सेंटर पे कितना प्रोड्यूस कर रहा था समझा, पर ये जो सर्कल है
ये सर्कल बाहर आ जाओ और किधर इस तरफ और या उस तरफ अपने पीछे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमको बताएगा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सर्कुलर। तो एक्सियल मतलब उसके सेंटर में से पास होने वाली, नॉट डायग्राम, उसके डायमीटर के हिसाब से नहीं चलने वाली है, ऐसे चलने वाली है। समझते हो ना, समझ रहे हो? जैसे ये एक रिंग है, वो छोटी सी आप लोगों को दिख रही होगी, ये एक रिंग है, ऐसे इसका डायमीटर है और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या बन गई, इसकी एक्सिस बन गई। तो इस रिंग के सेंटर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हमसे पूछ लिया था, अभी मैंने सॉल्व किया। पर ये रिंग ऐसे बाहर की तरफ इस पेन के टिप पे, इस पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये अब हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को इतनी बात याद रखना पड़ेगा कि बी जो तुमको कंसिडर करना है वो जेड के डायरेक्शन में कंसिडर करना है। तो तुमको टोटल बी जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन होने वाला है उसकी फील्ड जो जेड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, और जेड के केस में आते ही साइन थीटा को रिप्लेस कर देता है कॉस थीटा, साइन थीटा को रिप्लेस कर देगा कॉस थीटा। डेप्थ में इसकी कहानी है, अभी हम शॉर्ट में नहीं समझा पाएंगे, डेरिवेशन आपको पढ़ना जरूरी है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है, इस वजह से थोड़ा रश करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, समझो। ठीक है, तो ये वो सर्कल है, ठीक है, ये वो सर्कल है और सर्कल एक पॉइंट जो दूर है, जेड डिस्टेंस दूर है यहाँ से, और ये वो एलिमेंट है डी एल, ये वो एलिमेंट डी एल है जो पॉइंट पी के ऊपर कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट सेंटर से हमारा जेड डिस्टेंस दूर है और इसका रेडियस अगर ले लोगे तो आर है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं समझ लूँ तो ये एंगल जो बना रहा है यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा। दो चीज़ें मेरे को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड आर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मुझको बोलेगा कि आर का स्क्वायर, ये जो आर है, आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आर जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बस यही दिमाग लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जहाँ भी लिखा है वहाँ पे लिख दूंगा आर अपॉन जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बस ये सब, ये वैल्यू और ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मेरे को काम आने वाली है, देखना कैसे काम आएंगी। हाँ, अगर मुझको टोटल का टोटल बी चाहिए इन जेड डायरेक्शन तो मुझको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी बी इन जेड डायरेक्शन, दैट विल बी आई डी एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ध्यान देना, आइडियल कॉस थीटा अपॉन आई का स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसका सब इंटीग्रेशन मुझको क्या देने वाला है, जेड। सिर्फ आर के स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करना, आर का स्क्वायर क्या है, डिनोमिनेटर में ध्यान देना, आर का स्क्वायर है जेड स्क्वायर प्लस आर का, हाँ आर का स्क्वायर, रूट में नहीं है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे लिखूंगा ऊपर आर और रूट में जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आगे बचा मेरे पास आई डी एल म्यू 0 अपॉन 4 पाई, उलझाऊंगा नहीं, ध्यान देना, म्यू 0 निकल के बाहर खड़ा हुआ, आई निकल के बाहर खड़ा हुआ, 4 पाई निकल के बाहर खड़ा हुआ, आर को भी बाहर निकालो, इंटीग्रेशन बचा किसका, डी एल का, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में हमारे पास, ध्यान देना बार बार कर चुके अपन, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ए अंडर रूट ए को लिखा जा सकता है ए रेस टू 3/2। तो ये वैल्यू अगर ए जैसी और ये वैल्यू अंडर रूट ए जैसी तो उसके जगह पे लिखा जा सकता है ए रेस टू 3/2। समझते हो, समझते हो? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी कहानी यहाँ पे सेट, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, ऐसे रहने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे छोटे छोटे डीएल को इंटीग्रेट करना चलो, ये एक डीएल, फिर ये एक डीएल, फिर ऐसे गोल 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 घूम के चले आओगे, क्या मिल जाएगा तुमको, पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल गिव मी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, पहले से यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू 3/2, आर और आर मिलके आर का स्क्वायर बन जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ म्यू 0 आई 2 पाई, तो कटा बेटा, ये 2 को ये 4 ने ले लिया, पाई को पाई ने मार डाला, आर आर मिलके आर स्क्वायर बचे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचा है 2 बचा हुआ है, पाई तो पाई से कट गया, बच गया है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। समझा, समझा नहीं समझा, सिंपल है, वन शॉट थोड़ा सा रहता है दर्दनाक। नेक्स्ट मैग्नेटिक लूप, इसको रीड कर लोगे, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाता हूँ जो वजन दिखाने वाली है तुमको, उसके बारे में लास्ट में पढ़ाता हूँ। एम्पियर्स लॉ, कोई बात नहीं, एक लूप कंसिडर कर लो, उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अंदर ही तुमने क्या रख दिए, कंडक्टर रख दिए। अब ये जो लूप है, गलती कर दी यार, लेफ्टी हो ना, उल्टा काम चल जाता है। इसके अंदर क्या रख दिया तुमने, कंडक्टर रखे हुए हैं, ऐसा लूप है,
वो लूप के अंदर तुमने क्या डाला हुआ है, कंडक्टर डाला हुआ है, कंडक्टर में से करंट, लूप में से करंट, ठीक है। अब कैसे काम करेगा देखना, जो इंड्यूस होने वाला करंट है, ठीक है, इंड्यूस विंड्यूस का चक्कर छोड़ो, ध्यान देना कि ये जो लूप है, इस लूप को मैं अपने हाथ के फिंगर्स के डायरेक्शन में रखूंगा। देखो फिंगर्स के डायरेक्शन में, तो मेरे थंब जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो भी करंट जा रहा होगा उस करंट को मैं क्या कर लेने वाला हूँ, पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। और उल्टे डायरेक्शन में अगर कोई करंट जा रहा होगा तो उसको मैं क्या कंसिडर कर लेने वाला हूँ, नेगेटिव कंसिडर कर लेने वाला हूँ। ये बात पहले एम्पियर ने बोली। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुमको इसका सारा लाइन इंटीग्रेशन निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, द लाइन इंटीग्रेशन इज बी डी एस। डी एस मतलब इसका छोटा सा एक एलिमेंट डी एस, इसकी लेंथ एक छोटी सी एलिमेंट डी एस, और इसके अलॉन्ग मुझको सारी मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप की अगर पता करनी हो, दैट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ आई। एक्सपेरिमेंटली पता किया म्यू जीरो टाइम्स ऑफ आई, लेकिन आई पता करने की कंडीशन है, अगर समझो उसके अंदर सिर्फ एक कंडक्टर है, करंट भी ऐसे जा रहा है, कंडक्टर भी ऐसे ऐसे जा रहा है, और करंट भी बराबर स्ट्रेट बाहर निकल रहा है, तो आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर ऐसे लूप जा रहा है, करंट पीछे की तरफ जा रहा है, तो आई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और एक से ज़्यादा अगर उसके अंदर है, जैसे फिलहाल इसके अंदर मान लेता हूँ कि नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और एक और है जो नीचे जा रहा है, इसको नाम दे देता हूँ I1, इसको नाम दे देता हूँ I2, इसको नाम दे देता हूँ I3। तो यहाँ पे मुझको उसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा, म्यू जीरो टाइम्स माइनस I1 नीचे जा रहा है, ऊपर आना चाहिए, प्लस I2 सही फॉलो कर रहा है, I3 गलत फॉलो कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव। बस इतनी बात हम लोगों को इस केस में याद रखनी है, इतनी बात याद रखेंगे, एम्पियर का लॉ हो गया। स्टेटमेंट वगैरह तो आप लोग रीड कर ही लोगे, उसका मतलब सिर्फ इतना ही, ठीक है। इस लॉ का हम लोग कहीं तो इस्तेमाल करने वाले हैं, इस वजह से लॉ के बारे में थोड़ी सी बात पहले हो जाती है। एम्पीरियन लूप बोला जाता है इसको, जानता है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक कॉइल ले लिया, इस मैग्नेटिक कॉइल के अंदर एक लूप रख दिया, लूप का नाम रख दिया ए बी सी डी। लाइन इंटीग्रल चाहिए अलॉन्ग ऑल डी एस, लाइन इंटीग्रल चाहिए अलॉन्ग ऑल डी एस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पीरियंस लूप वाला लॉ, सर्कुलेटरी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि म्यू जीरो आता है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, बहुत मजा आए, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से सी तक बी डी एस, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी से डी तक बी डी एस, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम डी से वापस ए तक बी डी एस विल बिकम म्यू जीरो आई। इसके अंदर जो भी करंट चल रहा होगा म्यू जीरो आई। इधर एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कंडक्टर के फ्लो का डायरेक्शन 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस वजह से यहाँ पे तो कुछ बनने वाला नहीं, ए बी में हो जाएगा 0, बी सी बैठा है बाहर, उसका भी हो जाएगा 0, सी डी का भी एंगल 90 डिग्री 0, यहाँ पे सिर्फ एक बच गए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी सब डी एस विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई हमारे लॉ के हिसाब से। अब हमारा लॉ हमको यहाँ पे बताएगा कि बी निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो सारे छोटे छोटे डी एस को, दैट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई। सारे डी एस को इंटीग्रेट करोगे कंडक्टर के अंदर की लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। थोड़ा सजाओगे इस फॉर्मूले को, आगे पीछे नंबर ऑफ लूप वगैरह ऐड करोगे, एक लूप नहीं है मल्टीपल लूप है, n वगैरह डाल दोगे पहुंच जाओगे वहाँ पे। सिंपल है, l वगैरह नीचे ऊपर कर आके, बस यही है कहानी। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद एक और है टोरॉइड। सोलेनॉइड समझते हो, टोरॉइड भी समझते हो, थोड़ा सा थियरी टेक्स्ट बुक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ रश वीडियो, हम लोग को यहाँ पे जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है। फिर से एम्पीरियस लॉ ने बोला बी डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब कंडक्टर तो अंदर ही है, कोई टेंशन नहीं है, लूप तो वही है, बाहर अंदर कुछ हो नहीं रहा, इस वजह से बी बाहर निकल खड़े हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल डी एस विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई। सारा का सारा छोटा डी एस मिल के क्या बना लेगा, सर्कल ही बनाने वाला है ना, देखो गोल 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 घुमा हुआ है, टोरॉइड है, तो इसकी वजह से इसको क्या हो जाने वाला है 2 पाई आर बोल दूंगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई। बी की वैल्यू चाहिए, लिखूंगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, बन गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। क्या ही घटिया चीज़, टोरॉइड, वो ख़त्म, हाँ ख़त्म हो गया। तो ये सारी बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एक करंट प्रोड्यूस करता है। इतने सारे डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ने हैं, जल्दी से जल्दी मैंने इनको ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को हो सके रिवीजन मजबूत। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल्स, तब तक इसको करिए ख़त्म और उसको करते हैं फिर शुरू। बाय बाय।